हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है दशहरा। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दशहरा एंड मे यू ऑल burn your negative thoughts this दशहरा and enter into positivity। सो आज दशहरा है और मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसे 10 चीजों के बारे में बात करें जो कि एज अ यंग लॉयर, फर्स्ट जनरेशनल लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट है टू सर्वाइव इन लीगल प्रोफेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई कैन अश्योर यू कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो, मैं भी ना एक फर्स्ट जनरेशनल लॉयर हूँ और मुझे भी ना जब प्रोफेशन में एंटर करना था तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स होते थे। मुझे लगता था कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगी इस प्रोफेशन में। बट यस, वंस यू स्टेप इन और आप आगे काम करते गए तो आपको सब कुछ समझ आता रहा। एंड आई थिंक आई एम डूइंग प्रिटी वेल नाउ। एंड बट आई अंडरस्टैंड जो भी फर्स्ट जनरेशनल लॉयर्स होते हैं जब या फिर न्यू कमर्स होते हैं उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस लीगल प्रोफेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट दोस 10 थिंग्स विच आर नॉन नेगोशिएबल या फिर असेंशियल टू सर्वाइव इन द लीगल प्रोफेशन। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीड योर फाइल्स गाइज। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बिना प्रिपेयर होकर ही चले जाओ मैटर को सुनने, कि आप बस कोर्ट रूम में जाकर बैठ गए हो। ऐसा भी बहुत दिनों में होता है कि आपका सीनियर टर्न अप ना करे एंड यू हैव टू टेक पास ओवर और अडजर्नमेंट। और उसमें भी कभी कभार जजेस आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केस के बारे में पूछ लेते हैं। तो अगर आपको अपने केस के फैक्ट्स नहीं पता है, अगर आपको पता नहीं है कि उसमें क्या ग्राउंड्स है, तो आप कैसे किसी कोर्ट में जा सकते हो। तो रीडिंग फाइल्स इज अ नॉन नेगोशिएबल। और इनिशियली लाइक स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है ऑफ कोर्स कोई भी केस फाइल पढ़ने में, बट वंस यू रीड इट, वंस यू मेक नोट्स ऑफ इट, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। तो रीडिंग फाइल्स, आप फाइल्स को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आपके केस के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो रीड योर फाइल्स, रीड योर मैटर प्रॉपरली, कंसिडर इट एज योर ओन बेबी। और आप उसे कैसे नरिश करते हो अपने बेबी को, वैसे ही आपको उस केस को नरिश करना है, वैसे ही आपको अपने केस के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स को एडवाइस करना है। तो बिना केस फाइल पढ़े हुए, बिना लॉ जाने हुए आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी नहीं कर सकते हो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रीड जजमेंट्स, टू रीड ऑर्डर्स। आप रेगुलर बेसिस पे जब तक प्रेसिडेंट्स नहीं पढ़ेंगे आपको लॉ समझ में नहीं आएगा। बिकॉज लॉ ना स्टैग्नेंट नहीं होता है कि आपने अपने लॉ कॉलेज में बस पेपर्स क्लियर कर लिए एंड आप बस चले गए प्रोफेशन में। ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि लॉ हर रोज चेंज होता है, हर रोज नए प्रेसिडेंट्स, नए जजमेंट्स आती हैं एंड लॉ कीप्स ऑन इवॉल्विंग। तो आप लेट्स से आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ले लीजिए, तो उसमें लॉ स्टैग्नेंट नहीं है, रोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजमेंट्स आती हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, वरना यू विल फील ब्लैंक कि कोई आपसे केस डिस्कस कर रहा है और आपको पता ही नहीं होगा कि यार उससे रिसेंट लेड डाउन लॉ क्या है। तो रीडिंग जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये ना ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि दिन में 10 चीजें होती है करने के लिए, अब उसमें भी हम बीच में जजमेंट्स कैसे रीड करें। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जजमेंट्स जैसे बार एंड बेंच या लाइव लॉ पे आपके जो हाइलाइट्स आते हैं जजमेंट्स के, आप उनको ओपन करिए और एक समरी जरूर पढ़ लीजिए। अगर आपके पास पूरी जजमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट उस जजमेंट का रेशो पढ़ के आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, आज ये वाला लॉ ले डाउन हुआ है। तो आप बाद में भी उसके फैक्ट्स पढ़ सकते हैं, बट उस दिन एटलीस्ट आप एक बार ही, अगर आपने हाईलाइट भी पढ़ लिया, एक बार आपने वो नोटिफिकेशन ओपन करके भी देख लिया, तो आपके दिमाग में वो रह जाएगा कि हाँ यार, अभी इस पे कोई रिसेंट लॉ पास हुआ है एंड वेन एवर यू कम अक्रॉस सच प्रोपोजिशन तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। इसी से मेरा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज रिसर्च। तो कभी भी कोई भी ड्राफ्टिंग करने से पहले, कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले आपको रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था वही लॉ है, ऐसा नहीं होता है। आपको किसी भी चीज, एटलीस्ट आपको एक ड्राफ्ट भी अगर बनाना है तो उसके लिए भी आपको रिसर्च करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च के बिना, सो रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग गो हैंड इन हैंड। कभी भी दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों म्यूचुअली इन्वॉल्व, म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। क्योंकि आपका ड्राफ्ट तब तक प्रोसीड नहीं करेगा, आपका ड्राफ्ट तब तक ब्यूटिफाई नहीं होगा जब तक आपकी रिसर्च कंप्लीट ना हो। रिसर्च मतलब कि आपको मनुपात्रा एससीसी पे जाकर उस ड्राफ्ट से रिलेटेड, उसमें जो भी प्रोपोजिशन है, लीगल प्रोपोजिशंस हैं, उसके बेसिस पर रिसर्च करना, उसको लिखना। आप तभी
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके ड्राफ्ट्स में जजमेंट्स जाती हैं, पर आपको अगर जजमेंट्स का रेशो नहीं पता होगा तो आप अपने ड्राफ्ट को वैसे एक स्टोरी फॉर्म में नहीं बना पाएंगे। एक ड्राफ्ट में आपका फैक्ट्स जाते हैं, आपका लॉ जाता है, तो वो लॉ अगर आपको नहीं पता होगा थ्रू रिसर्च, थ्रू जजमेंट्स, ऑर्डर्स, तो आप उस लॉ को अच्छे से नहीं लिख पाओगे। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग मैं समझ रही हूँ आपको पहले दिन से ड्राफ्टिंग करना नहीं आएगा। आप जैसे जैसे लिखते जाओगे थोड़े थोड़े समय के बाद में आपका ड्राफ्ट इम्प्रोवाइज होता रहेगा। एंड ड्राफ्टिंग इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, मतलब आपको हो सकता है एक चीज उसमें लग रहा हो, बट आपके सीनियर वो उसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू कर रहे हो और उन्हें उसमें कुछ और चीज ऐड करनी हो। तो कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है कि यार मैंने तो इतना एफर्ट डाल के ड्राफ्ट करा, फिर मेरे सीनियर ने इतनी रेड लाइनिंग कर दी, उसमें इतना ट्रैक चेंजेस है, सब कुछ ऐसा कभी नहीं सोचना है। ऑल्सो वाइल ड्राफ्टिंग आपको उस केस का एंड तक सोचना है कि इस अगर मैं एक चीज में एंड और भी लिख रहा हूं तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो ड्राफ्टिंग में ना गाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके छोटे छोटे वर्ड्स भी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं डैमेजेस लिख रहा हूं तो उसका क्या मतलब है, अगर मैं इंडेमनिटी लिख रहा हूं तो उसका क्या मतलब है। तो ड्राफ्टिंग में आपको जब भी अपना केस बनाना है तो आपको इनिशियल स्टेप से सोचकर एंड तक सोचना है कि अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं, अगर मैं ये लॉ लिख रहा हूं, अगर मैं ये कंटेंशन ले रहा हूं, तो इसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, दूसरा वाला साइड क्या आगे बोल सकता है, उसके बेसिस पे ही आपको हमेशा अपनी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर लेट्स से वो किस सिंपल एप्लीकेशन है तो आपने बस फॉर्मेट उठाया और बस उसको बना दिया। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप 138 के नोटिस देखेंगे या 138 की कंप्लेंट्स देखेंगे तो वो देखने में बहुत सिंपल लगती हैं, बट उसमें भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। कभी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं, कभी आपको देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शंस कैसे रही थी, आधी चेक में थी आधी कैश में थी, कब चेक डिसऑनर हुआ, क्या उसकी लिमिटेशन पीरियड थी, क्या जुरिस्डिक्शन बैठता है। तो ये सब चीजें भी आपको एनालाइज साथ में करनी होती है while drafting and while suggesting your clients. The fifth important thing is how to brief your seniors. तो जब भी आप अपने सीनियर को ब्रीफ कर रहे हैं अबाउट अ मैटर, लेट्स से वो कल लिस्टेड है और आपको अपने सीनियर को ब्रीफ करना है उस मैटर के बारे में, तो आप हमेशा एक शॉर्ट नोट बनाइए अपने लिए भी और सीनियर के लिए भी, ताकि एक आसानी हो। उस शॉर्ट नोट में आप लिस्ट ऑफ डेट्स पहले निकालिए कि आपके मैटर में कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। उन डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस आप अपने लिस्ट ऑफ डेट्स में लिख दें कि ये एनेक्जर नंबर है एट दिस 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 पेज। तो इससे क्या होता है ना गाइस, लेट्स से अगर आपके पास कोई अपील है तो उसमें जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है, मतलब जैसे आप चैलेंज कर रहे हैं, वो कौन से पेज पर है, उसके इंपॉर्टेंट डेट क्या है, वो एक लिस्ट ऑफ डेट्स देखने से ही आप फटाफट अपने सीनियर को ब्रीफ कर सकते हैं। एंड सीनियर के पास भी होता है कि सीनियर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरी फाइल गो थ्रू करे। तो आप उन लिस्ट ऑफ डेट्स से आपके सीनियर को भी हेल्प हो जाएगा कि वो सिर्फ उतनी इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे और उनको क्लियरली एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंसिंग पेज नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने ब्रीफ नोट में मेजर लीगल कंटेंशंस लेनी होती हैं कि आप क्या लॉ ले रहे हैं, क्या जजमेंट्स उसमें डाल रहे हैं। तो वाइल रीडिंग योर फाइल, वाइल ब्रीफिंग योर सीनियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस केस में क्या आर्ग्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं एंड क्या इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जजमेंट्स हैं उस रिस्पेक्ट में। लेट्स से आप कोई लिमिटेशन के लिए ले रहे हैं, सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में आप कोई अपील आई हुई है और आप उसमें लिमिटेशन का पॉइंट ले रहे हैं, तो आपको उस लिमिटेशन के लिए बोलने के लिए कि 60 डेज है, 90 डेज है या 30 डेज है, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लॉ देखने पड़ेंगे ऑन लीगल रिसर्च वेबसाइट्स, और वो लॉ से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा आपका लिमिटेशन का आर्ग्यूमेंट। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक डाउन कर लिए स्टेप बाय स्टेप और उनके सपोर्टिंग जजमेंट्स भी उस नोट में डाल दीजिए ताकि आपको अपने सीनियर को ब्रीफ करने में आसानी हो। देखो, अब सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर्ट अपीयरेंसेस। अब बहुत लोगों को बहुत डर लगता है कोर्ट में जाने से, कोर्ट में कहाँ खड़ा होना होता है, अडजर्नमेंट कैसे मांगनी होती है, अपीयरेंसेस कैसे देनी होती है, अपने सीनियर्स को कैसे असिस्ट करना होता है। इसके लिए मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी, आप जरूर जाके मेरे पेज पे वीडियोस देखें एंड शॉर्ट्स देखें इस रिलेटेड कि आपको कोर्ट में जाके कहाँ खड़ा होना होता है, अगर आप एपेलेंट हैं या फिर पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट है, आपको किस जगह में खड़ा होना होता है। हाउ टू असिस्ट योर सीनियर वाइल आर्ग्यूइंग द केस। तो आपको मैंने अभी लास्ट में बताया कि आप एक ब्रीफ नोट बनाते हो जिससे आप सीनियर को हेल्प कर सकते हो टू ब्रीफ।
while assisting your senior in the courtroom, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट्स से सीनियर ऑफ कोर्स रिमेंबर करेगा आपकी सारी चीजें, बट कोई पॉइंट अगर ध्यान में नहीं आया उनके, तो यू हैव टू हियर कि कोर्ट में क्या चल रहा है, आपके सीनियर ने क्या आर्ग्यू करा, जज ने क्या क्वेश्चन पूछा, उसके बेसिस पर क्या आंसर होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू असिस्ट योर सीनियर ड्यूरिंग द हियरिंग। क्योंकि हो सकता है सीनियर के उससे भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाए, कोई ब्रीफ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट था वो बताना रह जाए, तो यू नीड टू बी अवेयर of your entire file, जिससे कि which is linked to your first important point, which is कि आपको केस फाइल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आपके केस फाइल में ये वाले पेज नंबर पे ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और ये मुझे अपने कोर्ट को बताना है, ये मिस आउट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज हाउ, मतलब आपका हर एक पॉइंट ना, कोई जो अभी तक मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि सब इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं, नहीं, सब इंटरलिंक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट से लेकर अभी हम सिक्स्थ पे आ गए हैं, पर सारे आप पॉइंट्स देखोगे ना, तो दीज आर इंटरलिंक पॉइंट्स। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं अरे आपने केस फाइल छोड़ दिया, आप फिर भी सीनियर को ब्रीफ कर सकते हो, आप रीडिंग छोड़ दिया, आपने जजमेंट नहीं पढ़ा, पर फिर भी आप अपने सीनियर को ब्रीफ कर सकते हो, कोर्ट में अपीयरेंस दे सकते हो। ऐसा नहीं होता है गाइस। एंड आई अंडरस्टैंड कि जूनियर लॉयर्स के ऊपर थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट ऐसा नहीं है। कोर्ट में कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप अडजॉर्नमेंट मांगने गए और जज ने आपसे पूछ लिया कि मुझे तो आप फैक्ट्स ऑफ केस बताओ, या फिर ये बताओ कि लास्ट डेट पर क्या हुआ था। तो अगर आपने ऑर्डर्स ही नहीं पढ़े हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि लास्ट डेट पर क्या हुआ था। अगर आपने अपनी केस फाइल नहीं पढ़ी है तो आपको पता ही नहीं है कि उस केस के फैक्ट्स क्या है, एंड देन यू विल बी मॉक्ड अप इन द कोर्ट। मतलब आपको लगेगा ओ शिट, आज तो मेरी बेइज्जती हो गई कोर्ट में। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब चीज, ये सब चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू फॉलो ऑल दीज 10 important points in your life as a young lawyer, as a law student, once you enter into profession as a first generational lawyer। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड once you step into the legal profession you realize कि हाँ, I was right। The seventh important thing is how to handle your clients। सी क्लाइंट्स कैन बी ना, कभी भी, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपके सर पे चढ़ जाएं, एंड दे वुड बी लाइक नहीं, हमें अगर हमने अभी बोला है तो हमारा काम अभी होना चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल योर क्लाइंट्स इन अ वेरी पोलाइट मैनर। तो आपको अपना, इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रूटीन पहले मैनेज करें। आपको अपनी टू डूज पता होनी चाहिए उस दिन की। तो एक लिस्ट बना लें कि आज मुझे अगर इस दिन में 10 काम करने हैं, तो उन 10 कामों में आप अपनी प्रायोरिटी ले लें कि मुझे पहला काम 2 घंटे में खत्म करना है, दूसरा काम 1 घंटे में हो जाएगा, फिर तीसरी कोई मेरी मीटिंग है तो चलो वो 1 घंटा लेगी, देन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई नेक्स्ट डेज मैटर, तो वो मेरा 2 घंटा लेंगे। तो ऐसे करके आप पहले अपना मैनेजमेंट ठीक करिए, आप अपना टू डू बनाइए, एंड दिस इज हाउ यू मैनेज योर क्लाइंट्स ऑल्सो, कि आप अपने क्लाइंट को एक डेडलाइन दे पाएंगे कि हाँ, अगर आज आपने मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं तो मैं आपकी कल तक या परसों तक ये पिटिशन बना के दे सकता हूँ। मुझे इसको रन थ्रू भी कराना होगा अपने सीनियर से, तो गिव हिम कि मैं आपको 5 दिन में ये पिटिशन दे सकता हूँ। आप अपनी टू डूज, अगर अपना मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तभी आप क्लाइंट्स को भी एक डेडलाइन दे पाएंगे, एंड यू विल अड्योर टू दोज डेडलाइंस। अदरवाइज आप मेसअप कर देंगे थिंग्स को। अगर आपने क्लाइंट को बोल दिया कि आज ही डॉक्यूमेंट्स मिले, मैं आपको कल फटाफट बना के दे दूंगा, पर आपने ये तो सोचा ही नहीं कि कल मेरी कोर्ट हियरिंग होगी, मैं 5 बजे तक तो कोर्ट में हूंगा, फिर उसके बाद मेरी एक मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। अगर आपने उस चीज को टाइम भी नहीं डिवोट करा, आपने उसका टाइम अकाउंट नहीं करा, तो आपको पता है कि आपने क्लाइंट को एक रॉन्ग डेडलाइन दे दिया, एंड क्लाइंट तो विल कम एनीवे बिफोर योर टाइम, एंड क्लाइंट विल गो बियॉन्ड यू कि भाई तुमने मेरे को कल बोला था, आई तो मेरा ड्राफ्ट कहाँ पे है। तो वो सब चीजों से बचने के लिए यू अकाउंट योर टाइम अकॉर्डिंगली, एंड देन गिव अ डेडलाइन टू क्लाइंट, एंड दिस ऑल कैन बी डन इन अ पोलाइट मैनर। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, आप क्लाइंट्स को अपनी डेडलाइंस दें। ये भी नहीं है कि बहुत आप एग्जैजरेटेड डेडलाइंस दे दें, आप अपना मैनेज करिए टाइम, अपने सीनियर्स से टाइम पूछिए, एंड देन यू गिव अ डेडलाइन टू योर क्लाइंट। इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोफेशन इज हार्ड वर्क। गाइज, हार्ड वर्क एस्केप करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस प्रोफेशन में घुस रहे हो तो ये समझ के चलना कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी ऑन द टॉप। मैं ये नहीं बोल रही कि आज आपने एंटर करा प्रोफेशन में एंड यू विल बी ऑन द टॉप, ऐसा नहीं होगा। आपको 10-20 साल हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल सी द डिफरेंस. जो आप फर्स्ट डे पर थे वो ऑफ कोर्स आप फर्स्ट मंथ के बाद में नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर के बाद में आप और बेटर कर रहे होंगे. इवन इफ यू वांट टू डू जॉब लाइक लॉ फर्म्स में जाना है, टीयर 1 लॉ फर्म्स में जाना है, टीयर 2 लॉ फर्म्स में जाना है, देन ऑल्सो हार्ड वर्क इज द की. मतलब आप हार्ड वर्क को एस्केप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि डेडलाइंस बहुत स्ट्रिंजेंट भी हो जाती हैं कभी कभार. एंड कोर्ट अपीयरेंसेस, कोर्ट डेट्स आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो. आपको पता है कि अगर कोर्ट का मैटर 20 को है तो मुझे 19 को प्रिपेयर्ड रहना है. तो हार्ड वर्क इज ऑल दैट you will put in this profession and you will see the results in long run. The next important thing is of course patience, which is the eighth important thing. और मेरे को लगता है वो entire journey में बहुत काम आती है. मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स प्रोफेशन में आपको पता होना चाहिए आपकी ग्रोथ का ग्राफ क्या है. बट ये भी नहीं है कि आप फर्स्ट डे में एंटर करोगे एंड आपको लग रहा है कि ओ आज से मेरी ड्राफ्टिंग बेटर हो जाएगी, आज से मेरा रिसर्च बेटर हो जाएगा, आज से मैं बहुत बढ़िया नोट्स बनाऊंगा, ब्रीफिंग करूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप धीरे धीरे सब कुछ समझते हो, सब कुछ अंडरस्टैंड करते हो कि प्रोसीजर क्या होता है. सी लॉ में ना बहुत प्रोसीजर्स हैं. हर कोर्ट का डिफरेंट प्रोसीजर होता है, हर फाइलिंग का डिफरेंट प्रोसीजर होता है. तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आता है एंड धीरे धीरे यू ग्रो. एंड दैट इज हाउ योर ग्रोथ ग्राफ लुक्स लाइक कि आज यहाँ पे थे तो कल यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे लाइक हाउ इज योर ग्रोथ ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ. तो उस सब में ना मुझे मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स मैंने भी पेशेंस लूज किया है एंड आप लोग भी. मतलब बहुत कोई लोग पेशेंस लूज कर देते हैं बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स कि आपको सब कुछ करना है. बट आई वुड स्टिल से टेक वन स्टेप एट अ टाइम. पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा, इवेंचुअली सब कुछ हो जाएगा. आज ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ चल रहा है कैसे होगा, बट ऑफ कोर्स सब कुछ धीरे धीरे ग्रेजुअली सॉर्ट आउट हो जाएगा. यू विल बी बेटर डे इन अ डे, ईयर, मंथ, in years to come, and you will eventually reach your goal. Keep your goals in mind, walk towards it. ये नहीं है कि आज आपने सोचा कि आज मुझे जुडिशरी करना है और आप वो करने लग गए, फिर बीच में आपका मन हुआ नहीं जुडिशरी नहीं करना है, सीनियर एडवोकेट बनना है, फिर आप वापस आ गए. तो एक गोल रखो अपने माइंड में और उसकी तरफ ही वॉक करो एंड देन योर ग्राफ विल ग्रो एंड मूव इन दैट डायरेक्शन ओनली. सो पेशेंस रखो, हो जाएगा. मैं कह रही हूँ हो जाएगा. मतलब देखना कि एक दिन यू विल रियलाइज कि सब ठीक हो जाएगा. द नाइन्थ इंपॉर्टेंट थिंग, हमने बहुत सारी बात कर ली है अभी, बट ओके. सो द नाइन्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अपना ब्रांड बिल्ड करना. तो लीगल प्रोफेशन में भी ना गाइस, हो सकता है बहुत लोगों को जॉब्स ही करते रहना है, बहुत लोगों को अपना कुछ सेटअप करना होता है, अपना चेम्बर चाहिए, अपनी कोर्ट अपीयरेंसेस चाहिए, अपना सिंगल हैंडेडली क्लाइंट्स को डील करना है. तो आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करते हो? थ्रू नेटवर्किंग, which is another important thing, which is networking. To build your own brand, especially आप फर्स्ट जनरेशनल लॉयर हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा एंड देन ओनली यू रियलाइज कि हाँ आप ऐसे ही पुल कर पाओगे क्लाइंट्स को, ऐसे ही पुल कर पाओगे लोगों को. बिकॉज आपके पास ना फर्स्ट स्टेप नहीं होता है जो सेकेंड जनरेशनल लॉयर्स के पास में होता है या जिनके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स होते हैं. तो आपको खुद से ही क्लाइंट्स को पुल करना है. और खुद से क्लाइंट्स को कैसे पुल करोगे? जब आप वेल वर्स्ड हो इस प्रोफेशन से, जब आप शो अप कर रहे हो इस प्रोफेशन में. लाइक आपको रोज कोर्ट में जाना है, आपको 10 लोग देखेंगे, 2 लोग आपसे बात करेंगे, उनमें कुछ लिटिगेंट्स भी होंगे. तो आप उनसे बात करो, उनका केस समझो, उनको अपना कार्ड दो, उनसे ब्रांड डेवलप, उनको मतलब अश्योरेंस दो. और ये सब तब आएगा जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मुझे भी लॉ आता है, मैंने इतने साल प्रैक्टिस करा है, मुझे पता है इस कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, साकेत कोर्ट में कैसे चलता है, रोहिणी कोर्ट में कैसे चलता है, दिल्ली हाई कोर्ट में कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे करना होता है. ये सब आप जब तक खुद वेलवर्स नहीं होगे तो आप क्लाइंट्स को कैसे पुल कर पाओगे? तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, क्लाइंट नेटवर्किंग बिल्ड करनी है. तो वो सब कैसे होगा? टू शो अप. आप आर्टिकल्स लिखो, आर्टिकल्स पब्लिश कराओ ताकि आपका नेम कहीं पब्लिश हो. मॉन्डैक होता है, लॉ बिजनेस जर्नल्स हैं, तो आप उन सब में भी शो अप करो, लिंक्डइन पे शो अप करो टू अट्रैक्ट योर क्लाइंट्स. कोर्ट में आपको जाना बहुत इंपॉर्टेंट है
ताकि आपकी एक फेस वैल्यू बने। अगर आप किसी सीनियर के साथ में नहीं काम कर रहे हो, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, लॉ फर्म के साथ में काम कर रहे हो, तो आपकी फेस वैल्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप लिटिगेंट्स कैसे अट्रैक्ट करोगे? कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, मीटिंग्स में जाओ, ताकि आप लिटिगेंट से बात कर पाओ, क्लाइंट से बात कर पाओ। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइड बाय साइड। सी, अब बात करते हैं लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग की। क्योंकि आज दशहरा है तो मैं आपको उसी एग्जाम्पल से बताऊंगी। आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो, बहुत कुछ सीख भी सकते हो, बट डू नॉट डू नेगेटिव डीड्स इन योर लाइफ। आप हमेशा अच्छे से अपना 100% दो, अपना काम करो, शॉर्टकट्स मत लो, कोई गलत दिशा में मत जाओ। लेट्स से रावण वॉज वेरी नॉलेजेबल बट उसने एक रॉन्ग टर्न लिया अपनी लाइफ में एंड एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। सो मैं आपको उसी चीज से बता रही हूँ कि शॉर्टकट्स आपको धीरे बहुत जल्दी रिजल्ट्स दे सकते हैं, बट आपकी हार्ड वर्क इन द लॉन्ग रन विल इवेंचुअली गिव यू द अल्टीमेट रिजल्ट्स, विल मेक यू रीच द अल्टीमेट गोल विच यू हैड इन योर लाइफ। तो शॉर्टकट्स मत लो, अपने नॉलेज पर बिलीफ रखो, अपने ऊपर बिलीफ रखो, पेशेंस रखो एंड हार्ड वर्क, मतलब जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो एंड इवेंचुअली यू विल लैंड अप वेयर यू वांट टू बी और यू आर मेंट टू बी। बट क्योंकि आज दशहरा है तो रावण के एग्जाम्पल से ही समझाया कि शॉर्टकट मत लेना, गलत मत करना, हमेशा सही राह पे चलो एंड यू विल इवेंचुअली feel good, reach wherever you want to be. So this is it, guys. Today is Dashera. I hope you celebrate Dashera with your loved ones. And if you like the video, please like, share, comment, subscribe. And okay, bye.